डियर स्टूडेंट्स, कल हमने रियल एनालिसिस के अंदर सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया था। और सेट थ्योरी के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ सेट, सबसेट्स और पावर सेट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना जो लेक्चर है वो सेट थ्योरी पे ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको कल वाला लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो कल वाला लेक्चर है उसके अंदर पावर सेट से रिलेटेड एक रिजल्ट किया था। और वो रिजल्ट ये था, इफ ए सेट A has n elements, then power set of A contains 2 raised to the power n elements। तो कल हमने इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया था और उसकी हेल्प से हमने रिजल्ट को प्रूव किया था। आज हम इसी से रिलेटेड एक और अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अगर एक सेट A के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के अंदर 2 रेज टू द पावर n एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप सब बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं और जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है बाइनोमियल, तो यानी कि इसके अंदर 2 टर्म्स होंगी। तो अगर वो 2 टर्म्स को मैं x और y से डिनोट करती हूँ तो x प्लस y की पावर n को अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या बनेगी, nc0 x रेज टू द पावर n एंड y रेज टू द पावर 0 प्लस फिर इसके बाद क्या होता जाएगा, nc1 x की पावर्स कम होती जाएंगी और y की पावर्स बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म होगी nc2 x रेज टू द पावर n minus 2 y2 एंड सो ऑन। वी कैन से कि लास्ट की 2 टर्म्स क्या बनेंगी, nc n minus 1 x y रेज टू द पावर n minus 1 and plus ncn y रेज टू द पावर n। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बहुत बार पढ़ी है। तो इसी का आज कुछ यूज करके हम पावर सेट के लिए जो रिजल्ट है इसको भी डिराइव करने वाले। तो अगर हम पावर सेट की बात करें तो पावर सेट बेसिकली है क्या, ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इसीलिए अगर A के अंदर मान लीजिए जो A सेट है उसके अंदर जो n एलिमेंट हैं उनको मैं डिनोट कर रही हूँ 1 2 3 एंड अप टू n। तो जब A के हम सबसेट्स बनाने लगेंगे तो सबसेट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें पता है कि फाई हमेशा एक सबसेट होता है। तो इसका मतलब फाई इसका अगर एक सबसेट है तो पावर सेट बनाने में सबसे पहले फाई ले सकते हैं, हम फाई को इंक्लूड कर सकते हैं। और एक तरह से फाई को बनाने के लिए हमें इसमें से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। 0 एलिमेंट्स सेलेक्ट किए हैं हमने क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, कितने सबसेट होंगे, एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, एक ही होता है, 5 होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं कि हमने n एलिमेंट्स में से 0 एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हुए जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 बना है। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट सबसेट्स बनेंगे जिसमें एक एक एलिमेंट को लिया जाएगा, जैसे मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया या 3 ले लिया एंड सो ऑन, ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं जिनके अंदर एक एक एलिमेंट होगा। तो उसके लिए मुझे टोटल n एलिमेंट्स में से 1 एलिमेंट को सेलेक्ट करते हुए कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए एक एक एलिमेंट का
यहाँ पे सबसेट बनता जाएगा और NC1 के इक्वल इसके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आएंगे। फिर अगर मैं दो दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना शुरू करूं तो 1 2, उसके बाद 2 3 एंड सो ऑन। अब दो दो एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हम लेंगे NC2। टोटल n एलिमेंट्स में से दो दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं एंड सो ऑन। अगर आप n एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारे के सारे n एलिमेंट्स आ जाएंगे और उसके लिए कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, हमने टोटल n एलिमेंट्स में से n एलिमेंट्स को लेते हुए कॉम्बिनेशन तैयार किया, तो इसीलिए उसको डिनोट कर दिया n से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल n एलिमेंट्स में से पहले एक जीरो एलिमेंट को सिलेक्ट करते हुए सबसेट बनाया, फिर एक एलिमेंट को, फिर दो दो एलिमेंट्स को, फिर तीन तीन, इसी तरह से n एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए हमने सबसेट्स बना लिए और इन सभी सबसेट्स की जो कलेक्शन होगी उससे बनेगा ये पावर सेट। तो अब इस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे पावर सेट में वो कितने आएंगे, NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन NCn। और अगर हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करें तो जो मैंने ऊपर बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखी थी उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन वाले कोफिशिएंट्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ में x और y की पावर्स होती हैं। ठीक है, तो x और y की पावर्स जो भी हम यहाँ पे x और y की वैल्यू लेंगे वही यहाँ पे x और y की पावर्स में वो वैल्यू की पावर्स आ जाएंगी। तो फिलहाल अपने पास ये जो एक्सपेंशन आई है इसके अंदर x और y की कुछ भी पावर्स नहीं है, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसीलिए ये बन जाएगा, इस पूरी बाइनोमियल एक्सपेंशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 1 की पावर n। तो इसीलिए ये अब बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिनोट कर रहा है जहां पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए यहाँ पे, 2 n। तो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो पावर सेट है एक ए सेट का, ए सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट के अंदर 2 n एलिमेंट्स होंगे, 2 n सबसेट्स होंगे। तो ये सभी को समझ में आया। ओके, तो ये हमने कल वाले ही कॉन्सेप्ट को एक दूसरी अप्रोच से समझाया। तो अभी हमने पावर सेट के ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस या अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या होते हैं जो हम सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अलजेब्राइक ऑपरेशंस में आप लोग फेमिलियर हैं काफी सारे ऑपरेशंस से, तो जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन जो सेट्स पे लगता है वो है यूनियन। ठीक है, जैसे अगर मैं ले रही हूं U कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया, U भी यूनिवर्सल सेट एंड let A, B and C are subsets of U। तो अब अगर हमें यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो अगर कोई A सेट है और B सेट है और हम उसकी यूनियन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, यूनियन के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A में हो या फिर B में, वो सारे ही एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे। मींस X बिलोंग्स टू, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि A यूनियन B के अंदर ऐसे X आएंगे, X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A, चाहे तो A में हो, और X बिलोंग्स टू B, चाहे A में हो चाहे B में हो, अगर किसी एक में भी है तो वो यूनियन में आ जाए। तो क्योंकि यूनियन के कॉन्सेप्ट से आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, मैं एज अ क्वेश्चन आपको इसमें
एक एक्सरसाइज, हम इसको एक्सरसाइज की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास IN एक सेट दिया है जिसके अंदर ये IN कैसे डिफाइंड है, X belongs to R such that this X is lying between -1 by n and 1 by n। अगर IN इस तरह से दिया गया है और हमें इन IN की यूनियन लेनी है, n is equals to 1 to infinity, तो हम इसकी यूनियन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सभी IN की यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो इसको आप लोग अपने लेवल पर ट्राई करके देखिएगा, और इसमें अगर कोई डाउट लगे आप लोगों को तो फिर हम इसे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसका आंसर रहेगा -1 से 1 इंटरवल के बीच में इन सभी की यूनियन जो है वो लाई करेगी। इसी तरह से अगर सेकेंड कॉन्सेप्ट हम पढ़ें, इंटरसेक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि A इंटरसेक्शन B को हम कैसे डिनोट करते हैं। इसके अंदर वो एक्स आते हैं जो कि A में भी बिलोंग करें और B में भी बिलोंग करें। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसके लिए आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर IN आपको कुछ इस तरह से दिया है, X belongs to R such that this X is lying between -1 plus 1 by n less than equal to 2 minus 1 by n, तो इसकी इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए? अगर हम इन n सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इंटरसेक्शन में क्या रहेगा। तो इंटरसेक्शन में 0 से लेके 1 तक का इंटरवल आएगा, क्योंकि n जो है वो इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है। अगर आप n की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। तो ये जो पूरी इंटरसेक्शन है वो किस किस की इंटरसेक्शन है? I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन IN। तो ये जो I1 है, दिस I1 इज अ सेट जब n की वैल्यू 1 होगी। जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तो इसके अंदर ये -1 + 1 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 - 1 1। तो इसका मतलब I1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 0 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट्स आएंगे। 0 से लेकर के 1 तक के एलिमेंट्स आएंगे। और उसके बाद अगर हम इसमें 2 लेते हैं तो -1 + 1/2, तो वैल्यू आएगी -1/2। और इधर अगर आप n की जगह पे 1 लोगे, n की जगह पे 2 लेंगे तो 2 - 1/2 मीन्स 3/2। तो ये -1/2 से लेके 3/2 तक का इंटरवल आएगा। इसी तरह से आगे अगर आप n जो है वो इंफिनिटी तक जाने वाला है, तो n की वैल्यू और भी आगे जाने वाली है। तो जैसे जैसे ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो 1/∞ के कारण ये जो वैल्यू है ये 0 की तरफ अप्रोच करेगी, एंड -1 + 0 दिस इंप्लाइज कि ये जो लास्ट वाला जो इंटरवल है वो क्या बनेगा? -1 से लेकर के क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास? 2 - 1/∞ करेंगे 0 मीन्स -1 से लेकर के 2। तो अगर आप इसको नंबर लाइन के अंदर प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं 0 मान रही हूँ, इधर 1 लूं, यहाँ पे 2 ले लिया, इसी तरह से जो नेगेटिव्स हैं वो यहाँ पे लाई करेंगे। तो जो I1 का इंटरवल है वो 0 से लेकर के 1 तक का इंटरवल है। ये जो इंटरवल है ये I1 है।
आगे जो इंटरवल है वो है -1/2 से लेके 3/2। तो -1/2 मीन्स यहाँ कहीं लाई करेगा और 3/2 जो है वो 2 से थोड़ा सा 2 से हाफ कम मीन्स यहाँ तक लाई करेगा। तो ये I2 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करता जाएगा तो ये जो पूरा इंटरवल है I इंफिनिटी तक अगर देखें हम तो मैक्सिमम इसके अंदर यहाँ तक के इंटरवल्स कवर होंगे। तो इसको मैं ऐसे डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे इंटरवल्स हैं। I3 है, I4 है एंड सो ऑन। जो फाइनल इंटरवल है वो है IN जिसकी लिमिट्स यहाँ है -1 से लेके 2 के बीच में। तो हमें इंटरसेक्शन लेनी है इन n इंटरवल्स की और आप क्लियरली देख सकते हो कि इन सब की इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, I1 आ रहा है और जिसका जो लेंथ है वो है 0 से लेके 1, इसीलिए हमने इसकी इंटरसेक्शन को 0 to 1 लिया है। तो ऐसे ही आप यूनियन के कॉन्सेप्ट को भी ट्राई करें। आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यहाँ तक सभी को कुछ समझ में आ रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने जो पढ़ा? ओके, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद जो थर्ड ऑपरेशन है वो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, इसको अगर A डैश से आप डिनोट कर रहे हैं तो इसके अंदर ऐसे x आएंगे, x बिलोंगिंग टू, आपको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर लेने हैं, x बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। तो जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं तो मैं इसके बारे में एक बात और बताना चाहूंगी कि यूनियन इंटरसेक्शन ऑपरेशंस, ये जो दो ऑपरेशंस हैं, these operations are commutative, associative and distributive। और ये जो तीनों वर्ड्स हैं कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आप लोग लीनियर अलजेब्रा में जहां ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है वहां पे पढ़ चुके हो, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। अगर फॉर एग्जांपल मैं एसोसिएटिव का बताना चाहूँ तो एसोसिएटिव में यूनियन अगर लगाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो सेम जैसे आप ग्रुप में इसको अप्लाई करते हैं उसी तरह आपको यहाँ पे से समझना है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन्हीं तीनों ऑपरेशंस के बेस पे एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो मैं इससे भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, आपको रिकॉल करवा रही हूँ, जस्ट आप लोग वैसे पहले पढ़ चुके हैं। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग अगर A यूनियन B का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप क्या करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलरली अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो दिस विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दिस वाज जस्ट टू रिकॉल यू कि डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह का हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस मींस दो सेट आपको दिए गए हैं और से A और B, तो A माइनस B आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, A माइनस B के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे A के जो कि B में नहीं है, क्योंकि A में से B को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि हमें A के ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि B के अंदर नहीं। अब आप लोग इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंस ऑपरेटर है उसको हम दूसरी फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं। इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, एक तो जो A में है और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो B में नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, A के एलिमेंट्स और B के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो A में तो है
जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, क्योंकि B में नहीं है तो इसका मतलब वो B के कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस ऑपरेटर को इस तरह से हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, काफी बार आपके काम आ सकती है। अब ये कुछ नया है। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से ये आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। डिफरेंस को डिनोट किया माइनस से, और सिमेट्रिक डिफरेंस को a डेल्टा b से डिनोट करेंगे। तो ये कैसे मिलता है हमें, a माइनस बी इंटरसेक्ट a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर हम इसको वर्ड्स में बोलें तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो या तो a में हो सकते हैं और या फिर b में हो सकते हैं, बट इन दोनों में जो दोनों में कॉमन है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जो सिर्फ A में है और सिर्फ B में है वो इसमें आएंगे, क्योंकि अगर हम इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको दोनों ही तरह से समझ सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो A में है या B में है, जो दोनों में है वो इसमें नहीं आए। तो आप इसको थोड़ा और अगर एक बार पढ़ के देखेंगे, समझेंगे तो ये क्लियर होगा आपको। और फिर ये एज एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेटर है, दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर इज आल्सो एसोसिएटिव। दिस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर symmetric difference operator is also associative. You can just simply derive it. और एसोसिएटिव का आपको मतलब पता ही है कि इसके लिए आपको क्या प्रॉपर्टी शो करनी होगी, जैसे हमने यूनियन के केस में किया, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको इसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी। तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया, जो कि थे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? दैट्स गुड। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशंस के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन। क्योंकि सेट्स के ऊपर डिफाइन होती हैं रिलेशन, कि सेट के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। कोई भी सेट अगर हम ले रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, उस पर कोई रिलेशन अगर डिफाइन की गई है तो उससे हम उसके बेस पे हम देखते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है या नहीं। तो इसमें भी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर मान लो एक सेट ए है, या हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं इसके अंदर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर लें हम इसमें, तो से मैंने ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस पर रिलेशन ले ली हमने कि a इज डिवाइजर ऑफ b, a इज डिवाइजर ऑफ b। तो हम बोलेंगे कि a इज रिलेटेड टू b, और रिलेटेड को सिंबल हम रो से डिनोट कर देते हैं, a इज रिलेटेड टू b। तो जब भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर का डिवाइजर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, तो इसका मतलब 2 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4।
तो इसी तरह से सेट पे रिलेशंस डिफाइन की जाती हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि किस टाइप की रिलेशन है। ये हम लोग फेमिलियर है इससे कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन। इतनों के ये 3 रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता है इन तीनों की? यस, तो इससे आप लोग फेमिलियर हैं। तो नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी इन 3 रिलेशंस के बाद एक और रिलेशन विच इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, which is somewhere related to symmetric relation. Symmetric relation के अंदर हम क्या करते हैं? If A is related to B, if A is related to B, then B is related to A. ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या हो जाएगा? If A is related to B and B is related to A, this implies, or we can say then, A is equals to B. तो ये एक नई प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। बाय द वे, जो हमने पहले 3 रिलेशंस पढ़ी हैं, अगर कोई भी रिलेशन ऐसी है जो इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे? अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive as well. तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अभी तक हम इसको यहाँ तक तो बहुत बार पढ़ते आए हैं कि एक रिलेशन होती है, वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है और इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कहाँ होगा, ये आपको ध्यान देना है और उसके लिए हमें थोड़ा सा और बेस डिस्कस करना पड़ेगा। रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन के बारे में जो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताई, यहाँ तक सभी तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर कर रहे हैं, फंक्शन। और इक्विवेलेंस रिलेशन और फंक्शन, इन दोनों को जब आप समझ जाएंगे तो आप इससे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप लोग इनको ध्यान से समझें, क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन और फंक्शन के, इन्हीं के बेस पे आगे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो। बाय द वे, फंक्शन जब भी हम पढ़ते हैं तो अगेन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें 2 सेट चाहिए होते हैं, एक सेट ए और दूसरा सेट बी। और फंक्शन जो होगा सबसे पहले वो एक ऐसी मैपिंग है जो कि ए को बी से जोड़ रही है। तो अभी मैंने फिलहाल एफ लिया जो कि ए को बी से जोड़ रहा है, मैप कर रहा है, सिंपली ए के किसी भी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग बी के किसी एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। तो इफ एफ इज अ मैपिंग, you can add if f is a mapping,
then this mapping is said to be, then it is said to be a function. ये मैपिंग कब एक फंक्शन बन जाएगी? It is said to be a function if its rule assigns every element of A with a असाइन कह सकते हो, या इफ इट्स रूल कनेक्ट्स कह सकते हो, कि अगर इसका जो रूल है वो ए के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बी का, इफ इट्स रूल कनेक्ट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए विद यूनिक एलिमेंट, विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो हम इसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ए के अंदर से ये कोई ए सेट है और ये कोई बी सेट है, और इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड सो ऑन, और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन, और कितने भी हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? रूल को क्या करना है? कनेक्ट करना है एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अनकनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला? एक तो एवरी एलिमेंट को कनेक्ट करना है, और दूसरा विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ए को ए के साथ भी जोड़ दें और ए को बी के साथ भी जोड़ दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एफ ऑफ ए अगर आप लेते हैं, ए की अगर आप इमेज लेते हैं, तो वो ए होगी या बी होगी, क्या होगी? तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट, इसका जो हर एलिमेंट है, एक तो हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरा हर एलिमेंट यूनिक इमेज से कनेक्टेड होना चाहिए। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉल करवाया है मैंने। फिर फंक्शन जो है वो मेनली हम इसमें दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। वन वन फंक्शन, सॉरी आई शुड नॉट राइट इट लाइक दिस, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को जो दूसरा नाम है वो बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। सॉरी, इंजेक्टिव फंक्शन। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर ए का हर एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। आप लोग इसको, अगर इसमें कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, और तो अदरवाइज मैं इसको जस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि एक वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी होता है और सर्जेक्टिव भी होता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। और किसी फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एफ है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये कुछ हम बातें इसमें पढ़ चुके हैं, और अदरवाइज आप इसको समझ भी सकते हो कि वन वन फंक्शन होने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की, यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें, ये ए बी सी है और यहाँ पे भी ए बी सी है, तो वन वन का मतलब है कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट, एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट।
कोई दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ये मैनी टू वन बन जाता, लेकिन वन वन में एक एलिमेंट एक से कनेक्ट। और ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, से यहाँ पे ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे भी मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन, तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स, अगर ए मैं ले रही हूँ तो ए किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर बी मैं ले रही हूँ तो बी भी किसी ना किसी से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है कि ए के एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बी का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर मैं बी का कोई एलिमेंट उठाऊं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए में भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों से मिलके हमें क्या मिलता है कि अगर ये फंक्शन ए से बी को जोड़ रहा था, तो अब अगर मैं बी से ए पे भी देखना चाहूं, बी इधर ले लेते हैं और ए इधर ले लेते हैं, तो अब इधर वाला भी हर एलिमेंट ए के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इधर वाला भी एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है ए के एलिमेंट से, तो इसका मतलब बी से ए पे भी हम जा सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और इसीलिए हमने लिखा कि एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आई? गुड। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन और दूसरा बाइजेक्टिव फंक्शन। इक्विवेलेंस रिलेशन और बाइजेक्टिव फंक्शन के बेस पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, इक्विपोटेंट सेट। इक्विपोटेंट सेट, तो अगर आपने, अब देखो इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है वो सब इसमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। एक सेट ए लिया, उसका एक सेट, सॉरी, एक्स से डिनोट कर सकते हो आप, या क्योंकि आपको एक यूनिवर्सल सेट इसमें लेना, फिर ए और बी हमें आगे यूज करने पड़ेंगे। तो से मैंने एक सेट एक्स ले लिया, तो उसका जो पावर सेट होगा, जाहिर सी बात है वो मैं कैसे डिनोट करूंगी, पी ऑफ एक्स। अब पावर सेट्स के अंदर क्या है, इस एक्स के सारे सबसेट, तो इसके दो सबसेट मैंने उठाए, एक तो ए सबसेट ले लिया और एक बी सबसेट ले लिया। अब अगर इस ए से लेके बी पे एक बाइजेक्टिव मैपिंग, एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो सकता है, अगर ए से लेके बी पे हम एक फंक्शन डिफाइन करें और वो फंक्शन बाइजेक्टिव अगर है, तो उस केस में हम कहेंगे कि दिस ए इज इक्विपोटेंट टू बी। दिस ए इज इक्विपोटेंट टू बी। एक्स सेट था, उसका हमने एक पावर सेट लिया, पावर सेट से हमने दो सबसेट उठाए, उन दो सबसेट्स को अगर एक बाइजेक्टिव मैपिंग की हेल्प से जोड़ा जा सकता है, तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के इक्विपोटेंट हो जाए। अब जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि एक मैपिंग बाइजेक्टिव तभी होती है जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, दोनों सेट्स के अंदर, क्योंकि तभी ऐसा हो पाएगा कि इसका हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर उन दोनों के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन हो रही है, तो इसका मतलब उन दोनों सेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब ये जो ए है और जो बी है, इन दोनों सबसेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एंड मोर ओवर इसको इक्विपोटेंट सेट बोलने का मतलब क्या है, इक्विपोटेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। whatever effects या whatever abilities are there in set A, same are present in B। तो ये एक दूसरे के
इक्विपोटेंट हैं, इनका जो इफेक्ट आएगा, जहां पे भी हम ए सेट ले रहे हैं या फिर बी सेट ले रहे हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग उनके जो इफेक्ट आएंगे वो इक्वल होंगे। इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। और बहुत हद तक तो आपने यही देख लिया कि देखो इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। और फिर दूसरा क्या है कि एक के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे को ऑब्टेन किया जा सकता है, तो इसीलिए ये लगभग सेम इनका बिहेवियर रहेगा, इसीलिए इनको इक्विपोटेंट सेट बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, जो पूरा हमारा पावर सेट होता है उसमें हमें पता है कि जो डिफरेंट सबसेट्स आते हैं, जैसे 5 आता है, या अगर हमने इन जनरल मैं मान लो ये ले रही हूँ 1 ले लिया, फिर उसके बाद 2 ले लिया, फिर उसके बाद 3 ले लिया, इफ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 अगर हमने लिया है, तो इसके जो सबसेट्स होंगे उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे 1 2 2 3 एंड 1 3 एंड 1 2 3। तो अब इसके अंदर ये जो पावर सेट है, आपने देखा कि इसके जो सारे सबसेट्स हैं, इसमें कुछ में एक एलिमेंट है, कुछ में 2 एलिमेंट है, और एक में 3 एलिमेंट है, एक में 0 एलिमेंट है। तो इसीलिए जो पूरा पावर सेट है इसको कुछ इक्विपोटेंट क्लासेस के अंदर, इसको इक्विपोटेंस क्लास के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये जो पूरा सेट है आप इसको कुछ क्लास के अंदर पार्टीशन कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट जो इसका फर्स्ट क्लास होगी उसके अंदर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको आप बोल सकते हो इसकी कार्डिनलिटी, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5 के अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये एक क्लास को बना रहा है। फिर इसी तरह से ये जो 1 2 3 है, 1 2 3 ये तीनों आपस में इक्विपोटेंट हो सकते हैं और इनकी जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, तो इसीलिए एक क्लास को ये क्रिएट कर। फिर ऐसे ही जो 1 2 है, 2 3 एंड 1 3 इसके कोरस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट क्लास बनेगी, और 1 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट क्लास बनेगी। तो जो टोटल पावर सेट है आप उसको इक्विपोटेंसी के हिसाब से इनके ये देख के कि कौन कौन से सेट इक्विपोटेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इक्विपोटेंस क्लास में या इक्विवेलेंट क्लास में इसको पार्टीशन कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो इक्विपोटेंस की रिलेशन होती है, यानी यहाँ जो मैंने ये रिलेशन बताई कि अगर A से B में जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो गया, अगर ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं तो A इज इक्विपोटेंट टू B, तो इसी को ही आप बोल सकते हो कि A इज समवेयर रिलेटेड टू B, और वो रिलेशन है क्या, इक्विपोटेंस की रिलेशन है। तो ये जो इक्विपोटेंस की रिलेशन होती है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, मींस ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे मैंने बताया कि हम जो अभी मैंने बताया, एक तो आपको कार्डिनलिटी के बारे में बता दिया, ये टर्म हमने इंट्रोड्यूस की। कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे इन तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1, एक एक एलिमेंट है तीनों में, तो इनकी जो कार्डिनलिटी है वो 1 हो जाए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम कार्डिनलिटी या फिर इसकी पोटेंसी, इसकी क्षमता, इसका जो पोटेंशियल है वो इसी से देखते हैं, तो इसको इसकी पोटेंसी बोला जाता है। और अगर मैं आपको इसको बताऊं तो अब ये तो एक फाइनाइट सेट थे, क्योंकि हमने x जो लिया था उसके अंदर 3 ही एलिमेंट्स थे, और इसीलिए इसका जो पावर सेट हमने बनाया उसके अंदर भी कुछ फाइनाइट सबसेट्स आए। लेकिन अगर कोई सबसेट ऐसा है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी है उसको इन जनरल इनफाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी है उसको हम D से डिनोट करते हैं।
क्लियरली लिख देती हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, कार्डिनलिटी इनफाइनाइट सेट। इसको जनरली डी से डिनोट करते हैं, और अगर फाइनाइट सेट है तो उस केस में उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वही उसकी कार्डिनलिटी हो जाती है। फिर अगर आप किसी सेट को, कोई भी सेट है, अगर वो, जैसे अगर हम ए सेट लें या इंटीजर्स का सेट ले सकते हो आप, कोई भी सेट है, अगर आप उसको इक्विपोटेंट दिखा देते हो नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ, अगर किसी भी सेट को, जैसे कि इंटीजर का जो सेट है, अगर आप उसको नेचुरल नंबर्स के साथ इक्विपोटेंट दिखा देते हो, इसका क्या मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स और नेचुरल नंबर के बीच में एक बाइजेक्टिव मैपिंग अगर आप डिफाइन कर देते हो, तो फिर वो जो सेट होगा उस सेट को बोला जाएगा इन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट, क्योंकि उसको स्टडी करने के लिए अब हम नेचुरल नंबर्स की हेल्प ले सकते हैं। आपको, आपके पास कई ऐसे डिफरेंट सेट होते हैं जो कि n के इक्विपोटेंट होते हैं, तो इसी तरह से एक n को समझ के हम कोरस्पॉन्डिंग उन सभी सेट्स को समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे सेट्स होंगे जिनको n के इक्विपोटेंट कहा जा सकता है, उसको बोलेंगे इन्यूमरेबल सेट। तो यहां से फिर एक और टर्म अराइज होती है, काउंटेबल सेट। एक ऐसा सेट, a set which is either finite or innumerable, या तो उस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो फिर वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विपोटेंट, मींस अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो उसकी एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए नेचुरल नंबर के साथ। अगर ऐसा है तो उसको बोला जाएगा काउंटेबल सेट। और फिर जो उसकी कार्डिनलिटी है वो आप बता सकते हो, फाइनाइट है तो जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी, और अगर इन्यूमरेबल है तो यानी इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट के केस में मैंने बताया कि जो कार्डिनलिटी है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो काउंटेबल सेट का यहाँ से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जो कि अब तक जो हमने पढ़ा, आज हमने जो एक पावर सेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको, चलिए आप ये बताइए कि जो काउंटेबल सेट का टॉपिक है ये आप लोगों को समझ में आया? ओके, तो एक टॉपिक और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी 5-10 मिनट की के लिए। ये जो टॉपिक है, इट इज नेम्ड एज कैंटर्स थ्योरम, बाय नेम थ्योरम है ये एक, कैंटर्स, और जिसका जस्ट आपको एक मीनिंग समझना है कि क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या है इस थ्योरम की स्टेटमेंट, या क्या हम इससे कंक्लूड करते हैं? अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ हो आपके पास, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती ए से लेके ए के पावर सेट तक जो कि सर्जेक्टिव, जो कि सर्जेक्टिव। तो इसे क्या समझे हम, से ये हमने ए ले लिया, अगर ए है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? मान लिया हमने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और वो 3 एलिमेंट मैंने ले लिए 1, 2 और 3, और फिर उसके बाद हमने लिया इसका पावर सेट। अब अगर 3 एलिमेंट हैं तो पावर सेट के अंदर आप लोगों के माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to the power 3। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि 8 एलिमेंट मुझे इसके अंदर लिखने हैं, और जो शुरुआत है वो होगी 5 से।
फर्स्ट सबसेट विल बी 5। फिर हम एक एक का बनाने लगेंगे, 1 2 और 3। फिर उसके बाद हम दो दो का बनाएंगे, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ये 8 सबसेट मैंने बना लिए। अब कैंटर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी कोई मैपिंग फाइल जो कि ए से पावर सेट ऑफ ए तक जाती हो वो सर्जेक्टिव नहीं हो सकती। और सर्जेक्टिव होने का क्या मतलब है कि ये जो पावर सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं किससे जुड़े हुए होने चाहिए, ए के एलिमेंट से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर यहाँ के सारे एलिमेंट्स ए से जुड़े हुए हो सकते हैं तो ही ये मैपिंग सर्जेक्टिव हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो अब आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको बहुत ही स्लो करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने इस ए का एक एलिमेंट लिया, इस ए का हमने एक एलिमेंट लिया, से मैंने 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू ए। अब अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए में और इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, हमें ये प्रूव करना है ना कि ये जो मैपिंग है वो सर्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं ये मान लेती हूँ एक मैपिंग जो कि ए से लेके पावर सेट ऑफ ए तक जा रही है, और मैंने मान लिया कि ये मैपिंग कैसी है, सर्जेक्टिव है, सर्जेक्टिव है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, से मैंने ए का कोई एलिमेंट उठाया 1। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन को ही तो हम फिर फर्दर डिस्कस करते हैं ना कि वो सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। तो अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए में तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ ए में। तो जो इसका मतलब 1 जो है वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये 1 भी किसी ना किसी से जुड़ा होना चाहिए, 2 भी और 3। तो 1 किसी से भी जुड़ा हो सकता है इनमें से। तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि ये जो F1 है ये एक ऐसा सबसेट हो, सबसेट विदाउट 1, और या फिर ये एक ऐसा सबसेट हो सकता है जिसके अंदर 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आगे कैसे समझेंगे। मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ली है, तो एफ ऑफ 1 में इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब मैं एक सेट एस क्रिएट करूंगी, एक सेट एस के अंदर मैं ऐसे एलिमेंट लूंगी, एस के अंदर हम ए के ऐसे एलिमेंट लेंगे जिनके लिए ए एफ ऑफ ए में बिलोंग ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर मैं इसमें 1 को मान लो जोड़ देती हूँ 1 से, 2 को मैंने किसी ऐसे सेट से जोड़ दिया जिसके अंदर 2 है ही नहीं, से मैंने 2 को जोड़ दिया 1 3 से, और 3 को जोड़ दिया 2 से। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब अगर ये मैपिंग कुछ इस तरह की होती तो इसके अकॉर्डिंग एस में कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए, एस के अंदर ए के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ऐसे एफ ऑफ ए से जुड़े हुए हो जिसके अंदर ए ना हो। अब जैसे 1 है, 1 तो इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर तो 1 है, 1 इस सबसेट से जुड़ा हुआ है और इस सबसेट के अंदर 1 है, तो इसीलिए ये एस के अंदर नहीं आ सकता। अब बात करें 2 की, तो 2 किससे जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है 1 और 3 से, इस सबसेट से जुड़ा हुआ है। तो ये एलिमेंट एक ऐसे सबसेट से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर 2 नहीं है, तो इसका मतलब एस के अंदर ये एलिमेंट आ जाए। फिर अगर हम बात करें 3 की,
तो 3 किससे जुड़ा हुआ है? इस सबसेट से। तो इस सबसेट के अंदर भी 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी S के अंदर जा सकता है, ये एलिमेंट भी S के अंदर जा सकता है। तो अब यहां से मैंने ये जो S क्रिएट किया है, S इज इक्वल्स टू 2 3, S इज इक्वल्स टू 2 3। तो अब ये जो सबसेट आया ये यहां पे लाई कर रहा है 2 3, और मैं इजीली देख सकती हूँ कि ये जो सबसेट है ये फिलहाल A में किसी से भी नहीं जुड़ा, जबकि जो मैपिंग हमने ली थी वो कैसे ली थी? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स A के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े होंगे, लेकिन हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया जो कि A के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब there arises a contradiction, there arises a contradiction। हमें एक ऐसा सबसेट मिल गया जो कि A के एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। और कंट्राडिक्शन कब आई? जब हमने इस मैपिंग को सर्जेक्टिव माना। तो इसका मतलब सर्जेक्टिव मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, सर्जेक्टिव मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, सर्जेक्टिव मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट। और इस थ्योरम का यही प्रूफ यहां तक ही होगा कि भाई एक A सेट से लेकर के एक पावर सेट ऑफ A तक कोई भी सर्जेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज ये होगा कि A के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पावर सेट ऑफ A में देखिए कितने सारे एलिमेंट्स मिल गए। A आपने एक फाइनाइट सेट लिया था, एक छोटा सेट लिया था, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कितना बड़ा एलिमेंट, कितना बड़ा सेट मिल गया, क्योंकि A के n एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 2 raised to the power n सेट्स मिल गए। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस सेट को बढ़ाते जाएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें उससे भी बड़ा पावर सेट मिलता जाएगा। तो एक सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग और बड़ा सेट आपको मिलता जाएगा। तो ये क्लेम करता है कि जो अनकाउंटेबल सेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो ये जो कैंटर्स थ्योरम है ये इस बात पे जोर देती है कि जब आपने 3 एलिमेंट लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 raised to the power 3 आया, अगर ये मैपिंग कहीं ना कहीं सर्जेक्टिव हो जाती तो इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको A के एलिमेंट्स मिल जाते, एक इक्विपोटेंट सेट मिलता, फिर आपको एक इक्विपोटेंट सेट मिलने की पॉसिबिलिटी थी। तो यानी कि आप ये कह सकते कि ये दोनों जो सेट हैं वो एक दूसरे के कंपेरेबल है। लेकिन सर्जेक्टिव मैपिंग ना मिलने के कारण हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो सेट है वो इतना बड़ा है कि इसको किसी के इक्विपोटेंट नहीं बनाया जा सकता, और यहीं से एग्जिस्टेंस शुरू होती है अनकाउंटेबल सेट्स की। तो जो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स के इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपको ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई हैं कि क्या काउंटेबल सेट होता है और क्या अनकाउंटेबल सेट। वैसे सिंपली सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज नोन एज अनकाउंटेबल सेट, लेकिन जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो उसको हम कहीं ना कहीं कैंटर्स थ्योरम से रिलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं मीटिंग वाली स्क्रीन पे वापस आ रही हूँ, और अगर मैं इसको फिर से आप लोगों को थोड़ा रिपीट करवाना चाहूँ तो आज हमने कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पहले पावर सेट को दूसरी अप्रोच से समझा, फिर उसके बाद हमने बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। ऑपरेशंस के बाद रिलेशन, रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, फिर फंक्शन, फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे, फिर उसके बाद इक्विपोटेंसी की रिलेशन डिफाइन की जो कि एक बाइजेक्टिव मैपिंग की रिलेशन होती है,
और ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है जिसकी हेल्प से हम इक्विपोटेंट सेट्स को ऑब्टेन करते हैं। जब कोई सेट या तो फाइनाइट होता है और या फिर किसी के इक्विपोटेंट, उसको नेचुरल नंबर के सेट्स के इक्विपोटेंट अगर उसे बनाया जा सकता है तो वो सेट काउंटेबल सेट होता है। लेकिन अगर ऐसा ना किया जा सके, मतलब वो सेट फाइनाइट भी नहीं है और उसको नेचुरल सेट के इक्विपोटेंट भी नहीं बनाया जा सकता, तो उस केस में वो एक अनकाउंटेबल सेट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही सब डिस्कस किया है। आप लोगों की कोई क्वेरीज हो या आप लोग चैट बॉक्स में जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जस्ट एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ कि आप उस पर थोड़ा सा कल सोच के आए और उसके बारे में अगर कुछ कंक्लूजन आप निकाल पाते हैं। स्क्रीन विजिबल है? तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। दो फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है। एफ फंक्शन भी डी डोमेन से लेकर रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, जी फंक्शन भी डी डोमेन से लेकर के रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। ये जो एफ फंक्शन है इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स डी में बिलोंग कर रहा है। और डी का क्या मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो रियल नंबर से ली गई है सच दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 टू π/2। तो एक फंक्शन ये दिया हुआ और दूसरा फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हुआ, जी फंक्शन square root of 1 minus sin 2x for same domain x belonging to D, and D is x belonging to R such that lying between 0 and π/2। तो जस्ट आप लोग सोच के आइएगा कि क्या f और g दोनों सेम फंक्शन है, क्या ये दोनों इक्वल फंक्शन है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं और अदरवाइज हम क्लास को ओवर करेंगे।